तो बाकी सबको बाद में ऐड करेंगे जो लेट आ रहे हैं। तो बेटा कल हमने लास्ट न्यूमेरिकल जो करा था वो शीट नंबर 2 में से था, और शीट नंबर 2 में मैंने करवा दिए थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक। 8 शुरू होने वाला था, उसके बाद दिक्कत आ गई थी नेटवर्क में। देखिए बेटा, मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बताने शुरू करे थे, पूरे नहीं हो पाए थे, तो एक बार फिर से फॉर्मूले बता देता हूं और अगले 4-5 न्यूमेरिकल इन्हीं पर होंगे। बेटा पहला फॉर्मूला जिसे मैं डिटेल में समझा चुका हूं कि बेटा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। दूसरा फॉर्मूला है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। इसे फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। और अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है कि अल्फा क्या है। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन कर लिया था। अब यहां से आगे स्टार्ट होता है बेटा कि ये हमारा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है। मेरे बेटा यदि मेरे से कहें 0 डिग्री का रेजिस्टेंस इतना है, T डिग्री का रेजिस्टेंस निकालो, तब तो ये फॉर्मूला लगाओ जब 0 डिग्री का रेजिस्टेंस दिया हुआ हो। कई बार वो 0 डिग्री की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं जब टेम्परेचर था T1 उस समय रेजिस्टेंस था R1, जब टेम्परेचर बदल के हो गया T2 तब रेजिस्टेंस बदल के हो गया R2। तो 4 वेरिएबल हो गए T1 T2 R1 R2। 4 में से कोई से 3 वो दे देंगे, चौथा पूछ लेंगे, कोई से भी 3 दे देंगे, चौथा पूछ लेंगे। तो 0 डिग्री इन्वॉल्व ना हो तो ये वाला। अच्छा देखा जाए तो ये और ये एक ही तो फॉर्मूले हैं। मान लो बेटा आपको ये क्या था 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस, मान लीजिए बेटा पहला टेम्परेचर 0 डिग्री है और पहला रेजिस्टेंस R0 है 0 डिग्री पे। भाई हम क्या कहते हैं, पहला टेम्परेचर T1 जिस पर रेजिस्टेंस R1, लेकिन पहला टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस है R0, और नया टेम्परेचर बदल के हो गया T और नया रेजिस्टेंस बदल के हो गया RT। जरा रखना इस वाले फॉर्मूले में आपको मिलेगा RT इज इक्वल टू R2 की जगह RT R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यानी कि बेटा T माइनस 0 तो T। तो देखा जाए तो असली फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला इसी से निकला हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये तो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई ये T1 T2 R1 R2 अल्फा है क्या। अल्फा वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, और जब भी कोई मटेरियल देंगे तो उसका अल्फा भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत होती है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट इज 6 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था T1 उस समय रेजिस्टेंस था 6 ओम R1। जब 7 ओम वो 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो 7 ओम हो गया, यानी टेम्परेचर बदल करके 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो रेजिस्टेंस बदल करके 7 ओम हो गया। अब पूछ क्या रहे बेटा, वो पूछ रहे होंगे अल्फा, और कुछ पूछ ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस बताओ, पहले तो अल्फा बताओ। मेरे बेटा अल्फा निकालने के लिए ये रहा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा। R1 मालूम है, चल लिख देता हूं यार, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। पहला पार्ट कितनी देर लगी, इसमें आपको R1 R2 दे रखे हैं, T1 T2 दे रखे हैं, तो कोई भी बच्चा आसानी से अल्फा की वैल्यू निकाल लेगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस बताइए, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस बताइए भाई, यानी R0 बताना है। और जैसे ही R0 इन्वॉल्व हुआ पहला फॉर्मूला आ गया, RT किसके बराबर होता है, R0 1 प्लस अल्फा T। यदि टेम्परेचर आप 50 डिग्री रखते हो तो रेजिस्टेंस 6 ओम रखना पड़ेगा, यानी कि आप टेम्परेचर को 50 डिग्री रख के रेजिस्टेंस को 6 ओम रख दो।
अल्फा जो पहले पार्ट में आएगा उसी को पुट कर दो, आर नॉट मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 50 और रेजिस्टेंस 6 ही रखा जाए, टेम्परेचर 100 और रेजिस्टेंस 7 रख दो, टेम्परेचर को 100 ले लो, रेजिस्टेंस को 7 ओम ले लो, अल्फा पहले पार्ट से जो आया उसे रख दो, सारी वैल्यू रख के क्या निकाल लोगे बेटा यहां पर आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज, अल्फा दे रखा है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट है। एट 300 केल्विन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है उस समय रेजिस्टेंस 1 ओम है। इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का परसों टेस्ट होगा, तैयारी शुरू कर दो, अब तक का सब आएगा और अब न्यूमेरिकल भी आएंगे और वीडियोस से भी दूंगा, जो मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस पढ़ाने को दी है उनमें से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि वो वीडियोस आपकी पढ़ाई का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब तो यार सारी जिंदगी बदल गई बिल्कुल, कहा तो माँ बाप कहते थे मोबाइल लेके मत बैठ, और अब दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे मोबाइल में घुस रहे हैं या लैपटॉप में। अब जो है वो है, सबके साथ है। तो मेरे बेटा इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, कितने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लगाओ सेकंड फॉर्मूला, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इसमें से आपको 3 चीजें देके चौथा पूछ रहा है, T1 R1 R2 पता है, T1 R1 और R2 पता है, अल्फा सबसे पहले दे दिया, सर बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, दीक्षा वेटिंग रूम में है। अच्छा अभी करता हूँ बेटा, 1 सेकेंड। कर लिया बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, एक मेटल वायर है, एक मेटल वायर है बेटा जिसकी रेडियस 2 mm है, 2 मिलीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 0.31 ओम है, ठीक, एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रेजिस्टेंस तब है जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका रेजिस्टेंस 0.51 ओम है। ये दोबारा करा करो न्यूमेरिकल, कभी वीडियो देख के सोचो हो गए, खुद सोचना पड़ता है कौन सा क्या वेरिएबल है। रेजिस्टेंस है इतना जब टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। 3 चीजें पूछी, पहला उन्होंने कहा टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस बिना किसी प्रॉब्लम के R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें आप लोगों को R2 R1 मालूम है, T2 और T1 मालूम है, अल्फा निकालना है। दूसरा पार्ट उन्होंने कहा बेटा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर बताओ। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस बताने के लिए फिर RT वाला फॉर्मूला, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, जहां 0 इन्वॉल्व हुआ तो R नॉट वाला फॉर्मूला आ गया पहला। अब इसमें क्या क्या उन्होंने पहले पार्ट में अल्फा निकाल लिया। अब T और RT क्या रखे बेटा, दोनों ऑप्शन है, T को 50 रख दो, R को 0.31 रख दो, क्योंकि 50 टेम्परेचर पे 0.31 ओम रेजिस्टेंस है, आ जाएगा R नॉट। और जरूरी नहीं है आप ये डाटा ले लो, टेम्परेचर को 125 रख लो, रेजिस्टेंस को 0.51 ओम रख लो, R नॉट आ जाएगा। कैसे भी करके R नॉट निकाल लो। अच्छा जब R नॉट आ जाए, मैं फिर उसके बाद देख R नॉट जब आ जाएगा और अल्फा पहले पार्ट में निकल चुका होगा, फिर मैं किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। फिर मेरे से पूछेगी भाई बताओ 50 डिग्री का दे रखा है रेजिस्टेंस, 125 का, कल को कह दे 25 डिग्री पे रेजिस्टेंस बताना। सीखना ध्यान से,
कई बार वो कहते हैं कि इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस, इतने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस, और कोई नया टेम्परेचर दे देंगे कि 25 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं देने के, सिर्फ कहेंगे इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस, इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस, बताओ 25 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस। तो आप फॉर्मूला पहले तो ये फॉर्मूला लगा करके अल्फा पता लगाओगे, फिर ये फॉर्मूला लगा करके पहले पार्ट से अल्फा रखोगे और कोई सा भी एक डाटा रख करके आर नॉट निकालोगे। जब आर नॉट और अल्फा दोनों आ जाएंगे फिर 25 डिग्री पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आर नॉट और अल्फा तो निकाल ही लिए। टेम्परेचर को 25 रख दो तो 25 डिग्री का रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को 30 रख दो तो 30 डिग्री का रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को 100 रख दो तो 100 डिग्री का। तो इस तरह से आप किसी भी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। अब ये क्यों मैंने समझाया बीच में, एक तो कंसेप्ट तो बिल्डअप करना ही था, दूसरे नंबर पर साथ ही साथ मुझे ये भी बताना था अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट के लिए बताया उन्होंने कहा रेजिस्टिविटी 0 डिग्री पर और 25 डिग्री पर रेजिस्टिविटी बताओ। देख, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, कई बच्चे कहेंगे 2 बार क्यों लिख रहे हैं, अभी बताऊंगा यार, शांति तो रख। एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सुनो मेरी खास बात, रेडियस और लेंथ तो कांस्टेंट है, तो रेडियस यहां रख देना, लेंथ यहां रख देना, रेडियस यहां रख देना, लेंथ यहां रख देना, पाई की वैल्यू रख देना। लेकिन रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ बदलता है, और यदि आर की वैल्यू बदलेगी तो रो बदलेगी। यदि आप 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस आर नॉट रख दोगे तो 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी कुछ और आएगी। यदि 25 डिग्री वाला रेजिस्टेंस रख दोगे R25 तो रेजिस्टिविटी भी 25 डिग्री की आएगी, रो 25। उन्होंने पूछा है 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी बताओ और 25 डिग्री पे रेजिस्टिविटी बताओ। तो 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी निकालनी है तो 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस जो कि सेकंड पार्ट में आया था वो रखा जाएगा। और जब उन्होंने कहा 25 डिग्री वाली रेजिस्टिविटी बताओ तो 25 ओम डिग्री पर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, कहें या ना कहें। और जब 25 डिग्री पे रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो R25 रख दोगे और रो 25 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज बेटा कुछ बच्चों को जूम मीटिंग में ऐड करने से रोका हुआ है मैंने, कारण बाद में बताऊंगा रिकॉर्डिंग बंद करके। सभी को एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ बच्चे मजबूर कर देते हैं कि रोका जाए। मैं कभी रोकता नहीं हूं, लेकिन आज रोकना पड़ा है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर ये हुआ था 10, अब क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने टेम्परेचर पर कॉपर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री के रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा। 0 डिग्री पे कॉपर का कोई मटेरियल है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, उसे कितने टेम्परेचर तक गर्म कर दे कि रेजिस्टेंस दुगना हो जाए। तो फॉर्मूला लगाइए RT इज इक्वल टू R नॉट, क्योंकि 0 डिग्री वाला इन्वॉल्व है, 1 प्लस अल्फा टी। आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर रेजिस्टेंस RT R नॉट का डबल हो जाए। तो भैया इसी फॉर्मूले में RT को 2R नॉट रख दो, R नॉट से R नॉट काट दो, 1 उधर चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू अल्फा टी, यानी टी आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4.004,
तो यानी 1/004। तो सॉल्व करके आपका आंसर आ ही जाएगा, बस यही है। तो अब वो कह रहे हैं क्या ये टेम्परेचर जो हमारा आया ये बॉडी के शेप, साइज या किसी और चीज पर डिपेंड करता है? तो जवाब है, पहले बताइए इस टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या आया, 1/α। चाहे वो छोटा वायर होता कम लेंथ का या ज्यादा लेंथ का होता, फॉर्मूले में तो टेम्परेचर के फॉर्मूले में लेंथ बची नहीं, ना एरिया बचा ना शेप बचा। कैसा भी होता इतने ही टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डबल होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी कितने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दुगना हो जाता है 0 डिग्री के रेजिस्टेंस का, तो आप सीधे 1/α निकाल दो। 1/α निकालते ही आपको वो टेम्परेचर मिल जाएगा जिस पर रेजिस्टेंस दुगना हो जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल वो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। चलिए जी, 11th हो गया। अब ये अगले क्वेश्चन है कलर कोडिंग के। मैंने शायद कल आपसे बताया था 2-3 न्यूमेरिकल है कि भाई बोर्ड ने कुछ टॉपिक आउट किए हैं, आपको नहीं करने हैं, क्योंकि उसे छोड़ के हम ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में 2 दिन बचा पाएंगे। क्या करोगे 2 दिन बचा करके? हम तो प्लेंटी ऑफ टाइम बचा रहे हैं वीडियो दे देके, हमारे पे समय की कमी नहीं है, खूब टाइम है। और कंपटीशन में भी दिक्कत होगी, बेसिक नॉलेज में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो हटाए हुए कंसेप्ट है वो किसी भी न्यूमेरिकल में यूज हो जाते हैं। कल क्या बोला था कि मान लो 5th क्लास से मल्टीप्लिकेशन हटा दिया सिलेबस से, और वो बच्चा खुद मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। अरे भैया मल्टीप्लिकेशन चैप्टर ही तो नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन का यूज तो हर दूसरे न्यूमेरिकल में आएगा। आप गलती मत कर देना भैया, करो तो अपने रिस्क पर। आप, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने दोबारा बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ने की कोशिश करेंगे कि अरे यार ये टॉपिक छोड़ दे, उनसे ज्यादा आत्मघाती कदम नहीं होने का, कैरियर बर्बाद समझो। और एक लास्ट बार और बोलूं, ये साल तुम्हारे लिए एक बहुत गोल्डन चांस है, तुम कंपटीशन क्लियर कर सकते हो पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक से, तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 80% क्राउड अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। कोई चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं कर पा रहा, किसी का इंटरनेट नहीं चल पाता इसलिए नहीं कर पा रहा, किसी का मन ही नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि जब भाई कल को खुल जाए स्कूल कॉलेज तभी पढ़ लेंगे। 80% नहीं पढ़ रहे, और आप पूरी जी जान से बाकी सबसे दुगना पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से दुगना पढ़ रहे हो। ऑफलाइन में सिर्फ हफ्ते में 5 घंटे भी नहीं मिलते थे, यहां तुम्हें हफ्ते में 8 से 10 घंटे मिल रहे हैं। तो तुम तो बहुत आगे निकलने वाले हो यदि मेरे तरीके से चलोगे लास्ट तक। ढीले मत पड़ जाना, किसी भी टेस्ट को लाइटली मत लेना। परसों टेस्ट है, चाहे वीडियो खुलवानी पड़े, 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़े, खुलवाओ, पढ़ो, लेकिन फिर बंद करने की इंफॉर्मेशन दो कि सर अब बंद कर दीजिए, मैंने देख लिया। ठीक है बेटा, तो चलिए, मैंने समझाना फर्ज था, पूरा कर दिया। अब भी यदि आप छोड़ते हो, ये मैंने अभी क्यों बताया, बोर्ड के टॉपिक में कलर कोडिंग हटा दिए अभी के लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और भैया तुम्हारे हायर एजुकेशन के लिए भी। अब तुम्हारी मर्जी, जिस बच्चे को इतने के बाद भी नहीं पढ़ना है कि भाई नहीं सर बोर्ड से बाहर का नहीं पढ़ेंगे, वो भैया लेफ्ट कर जाओ भी। वैसे कर रहे हो कि नहीं मुझे पता है, तुम लोगों पे भरोसा है। मेरे बेटा कलर कोडिंग की वीडियो तो मैं दे चुका हूं, इसलिए मैं वो पूरा पढ़ाऊंगा तो हूं नहीं। मैंने आपको पढ़ा रखा है वीडियो के थ्रू कि हम कुछ कलर्ड रिंग्स बनाते हैं, ब्लैक, एक दो बच्चों ने तो याद भी कर रखी होगी, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये हो गया बीबी रॉय। अब ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट।
ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये हमारी रिंग्स हैं। ब्लैक कलर की रिंग का मतलब होता है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9। मैंने बता रखा था, टॉलरेंस अभी नहीं बताऊंगा, टॉलरेंस जरूरत पड़ी न्यूमेरिकल में तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं, कि इसके ऊपर 3 रिंग कंपलसरी होती है। पहली 2 रिंग डिजिट्स को बताती है और तीसरी पावर ऑफ 10 को। चौथी होती है टॉलरेंस की। गोल्ड का मतलब है ±5% और सिल्वर का मतलब है ±10%। चलिए, तो अभी इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बाद में तसल्ली से करना, क्योंकि मैं टेस्ट में भी दूंगा, दे सकता हूं, दूंगा सोच करके बैठ जाओगे, आएगा ही आएगा, दे सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर 2 मटेरियल्स आर। 2 मटेरियल का अल्फा दे रखा है, अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 2 मटेरियल के हैं, ए और बी के। ए का अल्फा है 0.0031 पर डिग्री सेल्सियस, बी का है 0.0068 पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट इसकी पर डिग्री सेल्सियस है। अब 2 रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हमने 2 रेजिस्टेंस बनाए, पहला रेजिस्टेंस बनाया R1 और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया R2। एक को बनाया इस मटेरियल से और एक को बनाया इस मटेरियल से। पढ़ता जा रहा हूं, फिगर बनाता जा रहा हूं। शो ऑन डायग्राम द कलर कोड ऑफ अ कार्बन रेजिस्टेंसेस। पहले तो इनके कलर कोड बताओ मेरे बेटा। पहला इन्होंने कितना बनाया है, हाँ, 2 resistance R1 R2 made of A and B respectively having resistance 200 ohm and 100 ohm at 0 degree। ये रेजिस्टेंस है 200 ओम, लेकिन तुम जानते हो रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये 0 डिग्री पर दिया है, यानी ये R0 है, और ये 100 ओम है, 100 ओम है, और इसको दिया गया है आपको 100 ओम है, इसको दिया गया है आपको 0 डिग्री पर ही, 100 ओम 0 डिग्री सेल्सियस। डन। अब आपको बताना है कि इनकी कलर कोडिंग क्या है। टॉलरेंस वाली नहीं देनी, ये पहला पार्ट है। इनकी कलर कोडिंग क्या है, टॉलरेंस नहीं बताना है। मेरे बेटा एक बात सुन, इसे आप 0.2 इंटू 10⁻² लिख सकते हो। 0.2 इंटू 10⁻² ओम्स, और इसे लिख सकते हो 0.1 इंटू 10⁻² ओम्स। दरअसल 2 डिजिट होनी जरूरी है और एक 10 की पावर। तो मैंने जान करके, नहीं तो मैं लिखता नॉर्मल डेज में 2 इंटू 10⁻², लेकिन उसमें एक डिजिट होगी और एक 10 की पावर। मुझे लिखनी है 2 डिजिट 0.2 और 2 10 की पावर, इसमें भी 2 डिजिट 0.1 और 10 की पावर। अब जरा शुरू हो जाओ कलर की स्कीम बनाने के लिए, यही बना देता हूं। पहले 0, पहली डिजिट 0 यानी कि ब्लैक, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं ब्लैक। दूसरा 2 का मतलब रेड, दूसरी डिजिट। सॉरी। इसके बाद आता है बेटा 10 की पावर, 10 की पावर भी है 2 और 2 का मतलब है रेड। तीसरी हमेशा 10 की पावर को दिखाती है। तो कलर कोडिंग के अंदर 2 डिजिट होती है और एक 10 की पावर होती है। अच्छा, इस वाले में 0 का मतलब वही ब्लैक, और 1 का मतलब ब्राउन। फिलहाल ब्राउन का भी वी लिखूंगा, छोटी सी फिगर है। और तीसरे नंबर पर है बेटा 10 की पावर, 10 की पावर 2 यानी कि रेड। बस ये कलर कोडिंग चेक करनी थी उन्हें, आती है या नहीं। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी कलर कोडिंग। फिर इसके बाद उन्होंने अब फिर आगे कहा, शो ऑन द डायग्राम कलर कोड। ओके। फिर इसके बाद शो ऑन द कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस दैट वुड हैव अ रेजिस्टेंस इक्वल टू द सीरीज कॉम्बिनेशन।
इनके बाद वो कह रहे हैं यदि इनको सीरीज में लगा दिया जाए 100 डिग्री पर, फिर कलर कोडिंग क्या होगी? ये तो 0 डिग्री पे कलर कोडिंग है। यदि 100 डिग्री पर इन्हें सीरीज में लगा दिया जाए, 100 डिग्री पर सीरीज में लगा दिया जाए, तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी कलर कोडिंग क्या होगी? तो पहले आपको 100 डिग्री पर, ये तो 0 डिग्री पर यानी R0 है, आपको पहले 100 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला लगा के R0 1 प्लस अल्फा टी। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। R0 200, अल्फा 0.0031, टेम्परेचर 100 डिग्री पे निकालना है, तो इससे 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसे मैंने R100 की बजाय R1 कह दिया। नहीं तो नॉर्मली एक ही रेजिस्टेंस होता तो R100 कहते, यानी 100 डिग्री का रेजिस्टेंस। वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आसानी के लिए बना रखा है। मैंने R1 कह दिया 100 डिग्री पे। अब यहां लगाओगे R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अब इस, क्योंकि डैश इसलिए लगा दिया क्योंकि मटेरियल बदल गया है, तो रेजिस्टेंसेस बदल गए। एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल दो जगह नहीं आना चाहिए। तो 0 डिग्री का रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू, और क्योंकि 100 डिग्री पे निकालना है तो 100 डिग्री पे इसका टेम्परेचर रख देना 100। अब आपको R1 और R2 मिल जाएंगे। अब उन्होंने कहा सीरीज में लगाने के बाद कलर कोड बताओ। तो यदि सीरीज में लगाओगे तो R1 और R2 ऐड हो जाएंगे, तो जो भी R1 आए जो भी R2 आए दोनों को ऐड कर लेना। अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन उसे मान लो ये आ गया 12 इंटू 10⁻²। सही नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं उदाहरण के लिए। तो आप हमेशा 2 डिजिट छोड़ना और एक 10 की पावर बाकी। तो 3 रिंग बनाएंगे। पहली रिंग होगी 1 यानी कि ब्राउन, दूसरी होगी 2 यानी कि रेड, और तीसरी होगी 10 की पावर 2 यानी कि रेड। यदि आ गया 41 इंटू 10 की पावर 3, तो पहली रिंग होगी 4 यानी कि येलो, दूसरी होगी 1 यानी कि ब्राउन, और 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा ऑरेंज। तो ये फिलहाल मैंने क्योंकि अपनी तरफ से एग्जांपल दिया था, तो आप इसे सॉल्व कर लेना और फिर कलर कोड दे देना। अगला क्वेश्चन है बेटा 13। वो कह रहे हैं 4.7 किलो ओम को प्लॉट करके दिखाओ। बस कलर कोडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कलर कोड पढ़ के दिखाओ, कलर कोड बना के दिखाओ, है ही नहीं और कुछ। अब वो कह रहे हैं 4.7 किलो ओम को कलर कोड दिखाओ। मेरे बेटा पहले इसमें पहली बात तो डेसिमल उड़ाओ, इसे लिखो 47 इंटू 10 की पावर 2 ओम। डेसिमल हटा देना। 47 इंटू 10 की पावर 2। एक बात बता, के का मतलब 1000, तो 1000 को 4.7 से मल्टीप्लाई करें तो 4700 हो गया। अब 2 ही डिजिट रखनी है, तो 4 और 7, और 2 0 है तो 10 की पावर 2। तो पहली डिजिट है 4 का मतलब हो गया येलो, दूसरा है 7 का मतलब हो गया वॉयलेट, और 10 की पावर है 2 जिसका मतलब होता है रेड। बस येलो वॉयलेट रेड, आंसर आ गया। 14वां क्वेश्चन मेरे बेटा 14 है, अ करंट 5 मिली एम्पियर इज पास्ड। एक वायर में से 5 मिली एम्पियर की करंट पास करी गई। करंट 0.005 एम्पियर पास करी गई। उस रेजिस्टेंस पे रिंग बनी हुई थी। पहली, दूसरी और तीसरी रिंग थी ब्लैक, ब्राउन, रेड। पहली थी ब्लैक, याद रखना मैं दोनों को बी लिखूंगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड। तो रेजिस्टेंस आपको पढ़ना आना चाहिए। पहली दो होती है डिजिट, तो ब्लैक का मतलब 0, ब्राउन का मतलब 1, 2 डिजिट, रेड होगी 10 की पावर, 10 की पावर हो गई रेड यानी कि 2, यानी 100 ओम का रेजिस्टेंस है। जिसे पढ़ना आता है बता कितना आसान काम है। ये करंट इस रेजिस्टेंस में से पास करी गई, तो वोल्टेज बताइए। तो V/IR से निकाल लेना। आई उन्होंने दे दिया, तुमने पढ़ लिया। तो मेरे बेटा कलर कोडिंग में 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, रिंग देकर के, कलर्ड रिंग देकर के रेजिस्टेंस को पढ़ना,
या रेजिस्टेंस दे करके कलर्ड रिंग बनाना, जैसे इसमें रेजिस्टेंस दे रखा था, कलर्ड रिंग बनानी पड़ी। तीसरा होता है कि भाई जैसे इस वाले में एक काम और कराया कि पहले R1 निकालो, R2 निकालो, फिर सीरीज में जोड़ के रिंग बनाओ। तो भैया इसमें ये डबल कंसेप्ट लग गया, रिंग वाला भी, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला भी और टेम्परेचर वाला भी। पहले जिसे टेम्परेचर की नॉलेज होगी वो तो R1 R2 निकाल पाएगा, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन की नॉलेज होगी। फिर सीरीज पैरेलल की नॉलेज होगी तब इन दोनों को जोड़ पाएगा, और फिर कलर कोड की नॉलेज होगी तब वो रिंग बना पाएगा। यानी एक क्वेश्चन में टीचर ने 3 चीजें तुम्हारी जांच ली कि तुम कितना स्ट्रांग हो। वैसे इस बार ना पेपर आसान आएगा बोर्ड का, लिख के रख लो 1000%। खुश हो लो यदि खुश होना है तो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है, सिलेबस भी इसीलिए कम कर रही है कि सारे बच्चे मेहनत नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में पेपर हर हाल में इजी आएगा। तुम मेहनत कर डालो, टॉप यदि इस बार नहीं करा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक चांस मिला है, 12th दोबारा नहीं करनी जिंदगी में कभी भी, बाद में पछताना ना पड़े कि यार इतना आसान पेपर था और मैं फिर भी स्कूल टॉप नहीं कर पाया। आज मैं थोड़ा मोटिवेट करने में लगा हुआ हूं कि भैया कर लोगे तो अच्छा है। अब इसके बाद आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल, इसमें लूप इक्वेशन जो केवीएल की वीडियो भेजी थी उसका भी कंसेप्ट लगेगा कई जगह। मैंने कैपेसिटर के जमाने में क्या बताया था, किसी भी रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस। एक तो केवीएल लूप इक्वेशन बना के, और दूसरा सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगा के। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आसान होते हैं, कुछ उस तरीके से, तो प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चल जाएगा। कमांड तो दोनों पे ही होनी चाहिए। और आज बैठ के बोलो बेटा, कुछ बोले सर। हर्षित भटनागर डिस्कनेक्ट हो गया सर, ऐड कर लीजिए। कौन बेटा? सर हर्षित भटनागर। अच्छा करता हूं। यश वर्मा भी बाहर हो गया। कर लिया। थैंक यू बेटा। तो चलिए देखो, जो जरूरत से ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल होगा उसमें तो मगजमारी करेंगे नहीं कि पता चला 2 सीरीज में लगे हुए हैं आंसर निकालो। उस क्वेश्चन में तो बिल्कुल हल्का सा हिंट देके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो क्वेश्चन बच सकते हैं वो बिना लूप इक्वेशन के करे जाए, बगैर लूप इक्वेशन के। कल ज्यादा से ज्यादा लूप इक्वेशन से करेंगे तो प्रैक्टिस तो होगी। ये है, और जिसमें हिंट से काम चल जाएगा हिंट दूंगा, लेकिन बेटा सबसे उम्मीद ये रखूंगा कि घर पे सॉल्व करेंगे। ये है 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 1 ओम। यहां है 10 वोल्ट की बैटरी। वो कह रहे हैं बेटा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जब वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आपको निकालना है वीबी माइनस वीए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। यदि उन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वो वीबी माइनस वी होगा। यदि वो कहें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो वीए माइनस वीबी होगा। बाद वाला हमेशा फाइनल वाला पहले आएगा। चल भाई, सबसे पहला काम है दोनों ब्रांच में करंट निकालना। करंट मैं बता देता हूं, वो निकालना बहुत आसान है। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है। आप इसे अपने आप लिख लेना, कर लेना। ये और ये पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, यानी 10 वोल्ट इसे मिलेंगे, 10 वोल्ट इसे मिलेंगे। तो आप लिख देना कि these two branches are in parallel, therefore potential difference same remains same। अब ये दोनों है 4 ओम, 4 ओम, और इसे मिलेंगे 10 वोल्ट। यदि वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 4, तो करंट क्या हो जाएगी 10/4। वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 4,
तो करंट क्या होगी 10/4। 10/4 कितनी हो गई 2.5। तो इस ब्रांच में 2.5 एम्पियर करंट है। अच्छा अब इस ब्रांच में देखो, ये सब आप लिखना अपने हिसाब से। बेटा 12th क्लास में आ गए, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि पेंसिल लेके लिखना सिखाया जाए। ये 3 और 1 सीरीज में है तो 4 ओम, तो ये भी 4 ओम और मिलेंगे फिर 10 वोल्ट। ये भी 4 ओम मिलेंगे 10 वोल्ट, तो इसमें भी 2.5 एम्पियर करंट इसी डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम क्यों बनाई, इधर भी और इधर भी? तो उसका जवाब है बैटरी की हमेशा पॉजिटिव प्लेट से करंट जाती है। अब यदि यहां से करंट जाएगी तो थोड़ी ऊपर से जाएगी, थोड़ी नीचे से जाएगी, और ये रही करंट। ये पॉइंट कह दो P और ये पॉइंट कह दो Q। अब असली बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, VB माइनस VA। मैं इसे दो तरीके से करके बताऊंगा। एक, चल आज लूप इक्वेशन वाला कर ही नहीं रहे, एक ही तरीका। मुझे निकालना है VB माइनस VA। B और A के बीच में P पॉइंट आ रहा है, B और A के बीच में P पॉइंट आ रहा है, तो आप लिख दो VB माइनस VP प्लस VP माइनस VA। कोई गलती तो नहीं करी, माइनस VP प्लस VP कट गया, तो अभी भी VB माइनस VP। अब VB माइनस VP है B और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो B और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी B और P के बीच में रेजिस्टेंस, B और P के बीच में करंट। तो B और P के बीच में रेजिस्टेंस है 1, करंट है 2.5, तो प्रोडक्ट हो गया 2.5 वोल्ट। प्लस माइनस बाद में बताऊंगा। अब आइए VP माइनस VA, यानी P और A के बीच में वोल्टेज, वो वोल्टेज बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो P और A के बीच में करंट है 2.5, P और A के बीच में रेजिस्टेंस है 3, तो 7.5 वोल्ट हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाती है। यदि करंट B से P जा रही है, करंट B से P जा रही है, यानी B हायर पोटेंशियल है P लोअर। और यदि B हायर पोटेंशियल है P लोअर, B हायर है P लोअर, तो हायर माइनस लोअर पॉजिटिव आंसर आएगा। अब P और A को देखो, करंट A से P की तरफ जा रही है, करंट A से P की तरफ जा रही है, तो A हायर पोटेंशियल P लोअर। अब यदि A हायर पोटेंशियल P लोअर, तो लोअर में से हायर को माइनस करके निगेटिव आएगा, तो 2.5 माइनस 7.5, तो माइनस 5 वोल्ट आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने A से B तक जाने में P को क्यों कंसीडर किया? A से B तक आप ऐसे भी तो जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। A से Q, B से Q पर पहुंचो और Q से A पर आ जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। यानी मैंने लिख दिया भाई VB माइनस VA को VB माइनस VQ प्लस VQ माइनस VA, बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया। VB माइनस VQ और VQ जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे चलेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, टिपिकल होते जाएंगे, लेकिन पहले शुरुआती न्यूमेरिकल ढंग से स्ट्रॉन्ग होंगे तो कंसेप्ट में इंटरेस्ट आता है। तो VB माइनस VQ, तो बताओ B और Q के बीच में करंट है 2.5, रेजिस्टेंस है 3, तो 7.5 वोल्ट हो गया। प्लस माइनस बाद में VQ माइनस VA, तो सिर्फ Q और A के बीच में देखो, Q और A के बीच में रेजिस्टेंस है 1 और करंट है 2.5, तो 2.5 आ गया प्रोडक्ट। अब प्लस माइनस B और Q, करंट जा रही है Q से B, करंट जा रही है Q से B, तो Q हायर पोटेंशियल B लोअर। यदि Q हायर B लोअर, तो लोअर माइनस हायर नेगेटिव आ गया। अब Q और A के बीच में Q से A जा रही है करंट, यदि Q से A जा रही है तो Q हायर A लोअर, Q हायर A लोअर, तो पॉजिटिव आ गया हायर माइनस लोअर, तो ये तो फिर वही आंसर आ रहा है -5। पता है इसका एक और शॉर्टकट भी है लूप इक्वेशन वाले तरीके से, लेकिन वो तो शॉर्टकट है, असली मेथड ये है। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। एक 30 ओम के रेजिस्टेंस का सर्किल बना दिया। ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है जिसे मोड़ के सर्किल बना दिया, यानी पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस 30 ओम है, 30 ओम। फिर इसके बाद यहां से यहां पर
उन्होंने कहा कि भाई ये जो ए है और जो बी है उसके बीच में रेजिस्टेंस बताओ। ये 45 डिग्री की आर्क है। मैंने तुम्हें कैपेसिटर में भी बताया था, मान लो मैं इन्हें हटा दूं और मैं कहूं रेजिस्टेंस बताओ, तुम्हें ये पूछना पड़ेगा सर करंट कहां से आ रही है कहां जा रही है। यदि मैंने कहा बैटरी यहां लगी हुई है, करंट सारे में घूम रही है, तो तुम कहोगे 30 ओम का है। लेकिन यदि मैं कहूं कि बैटरी करंट यहां से आके यहां जा रही है, तो देख कुछ करंट यहां से जाएगी, कुछ करंट यहां से जाएगी, करंट डिवाइड होते ही वो पैरेलल हो गए। तो ऐसे में ऊपर का आधा और नीचे का आधा पैरेलल में माने जाएंगे। अब यदि ये 30 ओम है तो ऊपर 15 और नीचे में 15 पैरेलल में माने जाएंगे, और यदि 15 और 15 पैरेलल में माने जाएंगे तो प्रोडक्ट अपॉन सम से 7.5 ओम आएगा। फिर इसका रेजिस्टेंस 30 ओम नहीं 7.5 ओम होगा। यदि करंट यहां से आके यहां जा रही है 90 डिग्री पर, तो ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, तो 30 ओम के 4 टुकड़े हो जाएंगे, एक तरफ 3 एक तरफ। 30 ओम के 4 हिस्से हुए तो 7.5, तो 7.5 तो इसका है, 30 का 1/4 और बचा हुआ रेजिस्टेंस 30 माइनस 7.5 इसका है, और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों? फिर वही वाली बात, यहां से करंट आगे कुछ ऊपर गई कुछ नीचे गई, और यदि करंट डिवाइड हो गई तो वो तो पैरेलल में होते हैं, सीरीज में तो करंट डिवाइड ही नहीं होती। मतलब यदि ये ना पता हो कि करंट कहां से आएगी कहां जाएगी, आप न्यूमेरिकल शुरू मत कर देना, कभी रेजिस्टेंस बताने लग जाओ। आपको सबसे पहले ये जानना सब जरूरी है करंट कहां से आई और कहां को गई। अब दिए गए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये 45 डिग्री का एंगल है। मैं समझ गया जब वो कहते हैं फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए से करंट आई बी से गई, इसका मतलब है बैटरी यहां लगाई है हमने, इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा पैरेलल में है, करंट डिवाइड होगी। तो मुझे अब आप बताना शुरू करो 45 डिग्री का इस आर्क का रेजिस्टेंस क्या है। तो देख पूरी 360 डिग्री की जो आर्क थी उसका रेजिस्टेंस था 30 ओम 30 ओम। तो 1 डिग्री की आर्क का रेजिस्टेंस हो गया 30/360। तो फिर 45 डिग्री की जो आर्क है उसका रेजिस्टेंस होगा इंटू 45। कितना हो गया? 45 8 जब होता है ना हाँ 8×40 4 8 32 4 36, तो 30/8 38/8 का मतलब 15/4 3.75। ये है इसका रेजिस्टेंस 3.75 ओम। अब ये कितना है? 30 माइनस 3.75 ओम, 30 में से ये अलग हो गया। अब ये 3.75 और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है, प्रोडक्ट अपॉन सम से नेट रेजिस्टेंस निकाल लेना। तो क्या सीखा आपने इस न्यूमेरिकल में? क्या सीखा? ये सीखा कि किसी सर्किट में जब तक ये ना बताओ कि बैटरी कहां लगी है तब तक उसका रेजिस्टेंस बता ही नहीं सकते। मैं भी नहीं बता सकता। मुझसे कोई कहे कि भाई इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस बताना, कई बालक जोश में आ जा 1 2 2 4 और 5 इसका रेजिस्टेंस बताना, वो कहते हैं सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है 1/2 = 2/4, ये उड़ गया। भाई साहब मैंने ये बोला कि बैटरी कहां है? नहीं, यदि बैटरी यहां लगी है, व्हीटस्टोन में कोई सीरीज में नहीं होते, यदि करंट यहां से आके यहां गई तो ये व्हीटस्टोन है। लेकिन यदि बैटरी यहां लगा दे, करंट यहां से आके यहां जाए, तो ऐसे में ये दोनों सीरीज हो गए क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुई, ये दोनों सीरीज हो गए और फिर ये सारे पैरेलल हो गए, यानी तब ये व्हीटस्टोन नहीं है। यदि करंट यहां से आके यहां जाए तो अब फिर अलग आंसर आएगा। पहले ये दोनों सीरीज है तो इनकी जगह 1 लगाओगे, फिर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी जगह 1 रेजिस्टेंस लगाओगे, फिर ये दोनों सीरीज है तो इनकी जगह 1 रेजिस्टेंस लगाओगे, और फिर ये दोनों पैरेलल है तो आंसर निकालोगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूं देख, मुझे एक न्यूमेरिकल नहीं समझाना,
मुझे समझानी है बेसिक कंसेप्ट। जो फिजिक्स में सबसे बड़ा डर होता है बच्चों को वो ये होता है, न्यूमेरिकल से इसलिए होता है कि कंसेप्ट क्लियर करे बगैर न्यूमेरिकल करते हैं। कई बच्चों का मुझे पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली थ्योरी शुरू होगी जिस दिन एक फॉर्मूला बताऊंगा तुरंत एक्सी वर्मा खोल के बैठ जाएंगे या कंपटीशन की बुक खोल के बैठ जाएंगे और फिर शुरू के 5 ट्राई करके देंगे और देखेंगे और जब उनसे हिलते नहीं तो सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार क्या हो गया। फिर पापा पूछे क्या हुआ कि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है मेरा। भैया इसलिए हो रहा है कि तूने अभी गड़बड़ करी, टॉपिक का नाम पढ़ने से न्यूमेरिकल नहीं होते। तो चलिए बता दिया। टाइम का ध्यान आप लोग रखना, मैं कमरे में घड़ी नहीं लगा रखी, अंदाजे से बंद करता हूं बैच, क्योंकि घड़ी लगा के नहीं तो कई लोग बार बार घड़ी देखते रहते हैं। क्या है, जब मन करता है तब बंद कर देता हूं और नहीं तो पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग मुझे बता देना जब टाइम अप हो जाए, फिलहाल अगले न्यूमेरिकल पर, और नहीं तो मैं बता दूंगा जब मन भर जाएगा। 17 में एक नेटवर्क दिया हुआ है, फाइव ओम, 10 ओम, और कल मैंने बता दिया था कि अब जो टेस्ट कॉपीज चेक होंगी उसमें जैसे चेक होते हैं वैसे ही होंगी, लेकिन 5 नंबर मैं अपने पास से दिया करूंगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी नीटनेस, आपके लैंग्वेज का स्टैंडर्ड उस पर, क्योंकि कुछ बच्चे सही आंसर तो लिख रहे हैं लेकिन उन बच्चों की कहीं पे लैंग्वेज गायब कर दी, लैंग्वेज ही नहीं लिखी, कहीं पे कटिंग बहुत ज्यादा कर दी, तो नंबर पूरे देने पड़ रहे हैं। तो इससे पार्शियलिटी हो जाती है और बोर्ड एग्जाम में इस चीज का फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकल। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में इस चीज के नंबर थोड़ी होते हैं नीटनेस के। एक बात सुन बेटा, ये भी तुम्हें बता दूं, मैं टीचर हूं, कई साल कॉपी चेक कर चुका हूं बोर्ड में, पहले मैं स्कूल में भी था। मेरे बेटा एक साइकोलॉजी होती है, तुम बताओ तुम्हारे पास यदि कॉपी चेक होने को आए तुम्हारे पास, तुम और इतना मोटा बंडल हो, तो तुम चाहोगे जल्दी से जल्दी हो जाए। जल्दी से जल्दी के चक्कर में वो उसे पूरा डीपली नहीं पढ़ते। अब जो वो डीपली, तभी तो कई बार हुआ होगा कि अनचेक रह गया क्वेश्चन। क्यों रह गया? यदि डीपली पढ़ रहे थे तो अनचेक कैसे रह गया भाई? इसका मतलब नहीं पढ़ा होता है। तो वो जो जल्दीबाजी में चेक करते हैं तो उनके दिमाग में आपकी इमेज जैसी होती है वैसे नंबर छुटते हैं कई बार। वही क्वेश्चन बहुत साफ हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन, अंडरलाइन करके डला हुआ है और बिल्कुल वही आंसर, बिल्कुल सेम वर्ड टू वर्ड। साइकोलॉजी है, बोर्ड मना करे या हाँ करे उससे क्या होता है, साइकोलॉजी है। और सड़ी हुई हैंडराइटिंग में पता चला चील कौवे से बिठा रखे करे, तो जिसने बिल्कुल 100% एक्यूरेट करा है उसे 5 में से 5 दे देगा। जिसने करा एक्यूरेट है लेकिन राइटिंग उड़ी पुड़ी सी है, कौन पढ़े इसमें, कौन दिमाग लगाए, 5 में से 4.5 दे देगा। बच्चे कहेंगे आधे नंबर के पीछे इतना बड़ा लेक्चर। ये बातें भी टीचर ही बताएगा, आधे नंबर के लिए इतना बड़ा लेक्चर। मेरे बेटा एक बात बता, यदि एक क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे 20 क्वेश्चन में आधे आधे नंबर कट गया, 10 नंबर गए एक सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में 50 नंबर गए, और 50 नंबर का मतलब 10% सीधे डाउन आ गए। यदि आपके 97 आने थे तो 87, और 87 आने थे तो 77, तो बचा क्यों नहीं सकते? बचा सकते, लेकिन वो आदत पड़ जाती है। जैसे आप सारे टेस्ट दोगे वैसी आदत पड़ती चली जाएगी। तो मैंने देखा कुछ बच्चे नॉलेज बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन सही नहीं है, नीटनेस नहीं है, कटिंग ज्यादा है। उन 5 नंबर पे कोई मेरे से सवाल नहीं करेगा कि सर इतने नंबर क्यों दिए, ना कोई बुरा मानेगा, बस अगली बार कोशिश करेगा कि 5 में से 5 मिले मेरे वाले। फिर देखो बोर्ड में कराता हूं मैं, सारी प्लानिंग तुम्हें टॉप कराने के हिसाब से लेके चल रहा हूं, सारी प्लानिंग, हर वो चीज जहां से नंबर बढ़ सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। 1 मिनट पानी पी रहा हूं। चल भाई, अब ये न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि ये एक सर्किट है 5, 10, 10 और 5 ओम का, और यहां एक स्विच है।
तुमसे कह रहे हैं कि बताओ इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या है। दो पार्ट है, जब स्विच ऑन है और जब स्विच ऑफ है, यानी क्वेश्चन यही है, सर्किट यही है, बस अंतर यह है एक बार स्विच ऑन है और एक बार स्विच ऑफ है। मेरे बेटा एक बात बता, जब ये स्विच ऑफ है तो यहां की करंट नीचे नहीं जा सकती, सारी अनडिवाइडेड यहां जाएगी, और यदि अनडिवाइडेड यहां जाएगी तो ये दोनों सीरीज में है। इसी तरह से ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इसकी पैरेलल कब होता है, जब करंट डिवाइड हो जाए। सीरीज कब होता है, जब करंट डिवाइड ना हो। तो ये दोनों सीरीज में है, 5 और 10 15 हो गए 15 ओम। ये दोनों सीरीज में है, 10 और 5 15 हो गए। अब ये 15 और 15 पैरेलल में हो गए, तो प्रोडक्ट अपॉन सम से 7.5 ओम आ गया, लिख आप लेना। अब यहां पर आओ, 5 10 10 5। अब ये स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही यहां वाली करंट थोड़ी नीचे और थोड़ी इधर जा सकती है, तो सीरीज खत्म हो गई। अब ये दोनों सीरीज नहीं है, ये दोनों सीरीज नहीं है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। भाई पैरेलल, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कब माना जाता है, जब उनके स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ जुड़े हो और एंडिंग पॉइंट एक साथ जुड़े हो। इसकी स्टार्टिंग से कनेक्ट, एंडिंग से कनेक्ट, तो ये दोनों पैरेलल हैं। 5 और 10 पैरेलल हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 50 अपॉन 15, और ये भी दोनों उसी तरह से पैरेलल है, 50 अपॉन 15। ये कितना है, 50 अपॉन 15, यानी इन दोनों की जगह एक लगा सकते हो 50 अपॉन 15, और इन दोनों की जगह भी एक लगा सकते हो 50 अपॉन 15। मैंने अभी क्या किया, इनका रिप्लेसमेंट और इनका रिप्लेसमेंट, पहले पैरेलल, ये भी पैरेलल। अब ये दोनों सीरीज, तो 100 अपॉन 15 आ जाएगा, 100 अपॉन 15 ओम रेजिस्टेंस, लिख अपने हिसाब से लेना। तो ये आपका हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल में मेरे बेटा चलो अभी 18 नहीं कर रहे, लेकिन अभी भागो मत, 1 मिनट बता रहा हूं तुम्हें कुछ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले।